हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या अदर नेम है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर है, एंड उसकी क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स एंड F1 ऑक्सीसोम, इनके बारे में हम देखेंगे। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के देखेंगे। एंड ओरिजिन, इसका कैसे ओरिजिन हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसका ओरिजिन कैसे, ये माइटोकॉन्ड्रिया आया कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया का उद्भव हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये हम देखेंगे। चलिए चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। कौन सा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ? माइटोज, माइटोज एंड कॉन्ड्रियन, माइटोज एंड कॉन्ड्रियन। माइटोज मीन्स होता है फिलामेंट, माइटोज मीन्स होता है फिलामेंट, फिलामेंट एंड कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेन्यूल। क्या होता है? ग्रेन्यूल। फिलामेंट एंड ग्रेन्यूल। माइटोज मीन्स होता है फिलामेंट एंड कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेन्यूल। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियन में क्या अंतर है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल, प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल है। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एंड जब हमारा बात आता है माइटोकॉन्ड्रियन का, माइटोकॉन्ड्रियन, तो माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? हमारा सिंगुलर है, एक वचन है ये, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। माइटोकॉन्ड्रियन जब कहा जाए तो वो होता है सिंगुलर वर्ड, एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड। माइटोज मीन्स होता है फिलामेंट एंड कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है, इतना याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब है। इसके अदर नेम क्या है ये भी हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या अदर नेम है? आप एक नाम तो बहुत अच्छे जानते होंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एटीपी, क्योंकि इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है एंड क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अदर नेम भी हम देखेंगे जिससे आप शायद जानते होंगे। प्लास्टोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहते हैं? प्लास्टोकॉन्ड्रिया। क्या है प्लास्टोकॉन्ड्रिया? सार्कोसोम, दूसरा नाम है सार्कोसोम। प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं इसे, सार्कोसोम भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, सार्कोसोम एंड कॉन्ड्रियोसोम। और क्या है? कॉन्ड्रियोसोम। क्या क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोसोम। इसके अदर नेम ये याद रखिएगा आप। एंड पावर हाउस ऑफ सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ अब्सेंट होगा? प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में, एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता? ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, एंड इरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता। किसमें? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? इरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता। मैमल्स की इरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता, एंड बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसमें मीजोसोम पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन का वर्क करता है। मीजोसोम किस में?
बैक्टीरियम है जो रेस्पिरेशन का वर्क करता है। तो हमने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब है, इसके क्या अदर नेम है, किसमें उपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है। अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का किसने खोज किया, माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, ये भी हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री जो है, सर्वप्रथम जिसने ऑब्जर्व किया या डिस्कवर्ड किया, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा या ऑब्जर्व किया, वह है कोलिकर। कौन है? कोलिकर। कोलिकर वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसेक्ट की स्ट्रिप्ड सेल में इसमें स्ट्रिप्ड सेल में इंसेक्ट की स्ट्रिप्ड सेल में, कौन सी सेल में? रेखित, इसे आप कहते हैं रेखित, हिंदी में रेखित स्ट्रिप्ड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को इसने ऑब्जर्व किया या डिस्कवर्ड किया। एंड बायोब्लास्ट टर्म किसने दिया? बायोब्लास्ट टर्म आर एल्टमान किसने दिया? आर एल्टमैन ने बायोब्लास्ट टर्म दिया। ध्यान रखिएगा, कौन सा टर्म? बायोब्लास्ट। कौन सा टर्म दिया? बायोब्लास्ट, ना कि बायोप्लास्ट, बायोब्लास्ट। कौन सा टर्म दिया था इन्होंने? बायोब्लास्ट। याद रखिएगा, बायोब्लास्ट टर्म किसने दिया? आर एल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म। एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। वो किसने बताया? वारबर्ग ने। किसने? वारबर्ग ने ऑब्जर्व किया कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। ये किसने? वारबर्ग ने। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है, या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा? जैसे कि क्रेब साइकिल इसी में होती है, लिंक रिएक्शन इसी में होती है। तो उसे किसने बताया? होगबूम ने बताया इसे। होगबूम ने। वारबर्ग ने बताया रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। सी बेंडा ने कहा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया इन्होंने। बायोब्लास्ट टर्म आर एल्टमैन ने दिया। डिस्कवर्ड किया कोलिकर ने, या ऑब्जर्व किया किसमें? इंसेक्ट की रेखित पेशी में, मैसेल्स में, रेखित मैसेल्स में। किसमें? स्ट्रिप्ड मैसेल्स में। किसकी? इंसेक्ट की। याद रखिएगा। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है। कौन है ये? आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन में ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये जो मैं बना रहा हूं, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ये पहले हम इसे लिख लेते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये है हमारी क्रिस्टी। क्या है ये? क्रिस्टी। उंगलियों जैसी संरचना होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी। ये आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच स्पेस दिख रहा है, इसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं इसे? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस।
ठीक है। ये होता है हमारा इनर चेम्बर, मतलब ये जो स्पेस का जो चेम्बर है, जो कंपार्टमेंट ये होता है, इसे कहते हैं इनर चेम्बर। क्या कहते हैं इसे? इनर चेम्बर, इनर चेम्बर। और ये जो कंपार्टमेंट है ये आपका, इसे कहते हैं आउटर चेम्बर। क्या कहते हैं इसे? आउटर चेम्बर। याद रखिएगा, इनर चेम्बर किसके बीच में? ये आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो कंपार्टमेंट होगा उसे कहेंगे इनर चेम्बर। एंड जो मैट्रिक्स जिसमें जिस स्थान पे भरा होता है उसे कहते हैं आउटर चेम्बर। एंड उंगली जैसी जो संरचना है उसे कहते हैं क्रिस्टी। एंड आपकी क्रिस्टी किससे निर्माण होती है? ये इनर मेम्ब्रेन जब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है उसे कहते हैं हम फिंगर, या फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। यही ये वही इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद यहाँ होता है मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये आपका मैट्रिक्स है, देख पा रहे होंगे, ये मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स में ये आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो गया। ये राइबोसोम, राइबोसोम इसे हम लिख देंगे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये 70S राइबोसोम हो गया हमारा। ये मैट्रिक्स हो गया। क्या हुआ? ये मैट्रिक्स। एंड इसी में जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी में F1 ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? F1 ऑक्सीसोम क्रिस्टी में। ऐसे क्या होते हैं? F1 ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स। ये क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स, इसे कहते हैं F1 पार्टिकल्स। आपने क्या क्या देखा इसमें? पहला है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, फिर है इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70S पाया जाता है राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में 80S का राइबोसोम पाया जाता है और उसमें लीनियर डीएनए होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। यही हम अभी देखते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। ये हुआ है आउटर चेम्बर, इनर चेम्बर एंड पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस को हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनिक स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमेम्ब्रेनिक स्पेस। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेनिक स्पेस। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला ये सेमी ऑटोनोमस होता है। ये क्या है? बहुत सुना होगा आपने, सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, अर्ध, मतलब सेमी मीन्स होता है हाफ, हाफ एंड ऑटोनोमस मतलब आधा, जो आधा वर्क है, जो हाफ फंक्शन है ये खुद करे, हाफ वर्क खुद से कर ले, एंड जो कुछ एंड बचा हुआ जो हाफ वर्क है ये डिपेंडेंट हो किसी पे। किस पे डिपेंडेंट हो ये भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये ऑटोनोमस नहीं होता, सेमी ऑटोनोमस होता है। इसमें मान के चलिए इसके फंक्शन के लिए जो भी प्रोटीन, एंजाइम या मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे नेसेसरी होते हैं इसके फंक्शन के लिए, वो इसके न्यूक्लियर डीएनए, किससे? न्यूक्लियर डीएनए से भी क्या करता है? न्यूक्लियर डीएनए से अपना वर्क पूरा करता है। न्यूक्लियर डीएनए से भी ये हेल्प लेता है, डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर डीएनए की प्रोटीन्स, एंजाइम्स से भी अपना वर्क करता है एंड खुद भी अपना स्वयं की प्रोटीन्स स्वयं भी बनाता है एंड न्यूक्लियर डीएनए पे भी डिपेंडेंट रहता है। किसके? फंक्शन के लिए। कहने का मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस में जो इसका डीएनए होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, दोनों लोग एसोसिएट होके एक पूरा जो फंक्शन होता है वो फंक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शन करता है, न्यूक्लियर डीएनए से भी प्रोटीन्स
डिपेंडेंट होता है, ये न्यूक्लियर डीएनए से भी क्या करता है, प्रोटीन्स लेता है और अपना फंक्शन करता है, जिसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। कहने का मतलब हाफ, जो ये इसका जो हाफ वर्क है, जो ये डिपेंडेंट है वो न्यूक्लियर डीएनए पे भी डिपेंडेंट रहता है अपने फंक्शन के लिए। अब हम देखते हैं डबल मेम्ब्रेनिक बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये क्या होता है डबल मेम्ब्रेनिक बाउंड ऑर्गेनेल्स? हमने अभी देखा एक मेम्ब्रेन ये हो गई हमारी और एक मेम्ब्रेन ये हो गई। तो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, इसलिए इसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेनिक। डबल मेम्ब्रेनिक हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होता है, उसे भी हम देखेंगे। ये हमारा हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या है कि पहला ये सेमी ऑटोनोमस होता है, ये हमने देख लिया। सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस होता है, मतलब कहने का इसका जो फंक्शन, ये जो फंक्शन करता है वो न्यूक्लियर डीएनए की प्रोटीन्स भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। न्यूक्लियर डीएनए की प्रोटीन्स भी न्यूक्लियर डीएनए पे भी डिपेंडेंट रहता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये हो गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स है एंड सेल्फ रिप्लिकेटेड है। क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटेड, सेल्फ रिप्लिकेटेड है, स्वयं रिप्लिकेट कर लेता है। सेल्फ रिप्लिकेट कहने का मतलब इसका जो डीएनए है वो स्वयं रिप्लिकेट होके एक डीएनए की कॉपी बना लेता है। इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है, जो कि बैक्टीरिया में भी होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे दो माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोड्यूस हो गए, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोजनी, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोजनी बन गई। ये बाइनरी फ्यूजन आपका हो गया। ये इसी तरह बैक्टीरिया में होता है, जो डिवीजन होता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, सेल्फ रिप्लिकेटेड होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, डबल बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है? 70S का राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद हम और देख लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ये हमने देखा। ठीक है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसका हम देखते हैं कंपोजिशन। क्या है इसका कंपोजिशन? क्या है केमिकल कंपोजिशन इसका? क्या है? प्रोटीन्स 65 to 70%, 65 से 70% में प्रोटीन्स पाई जाती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंपोजिशन है वो 65 to 70% हमारा प्रोटीन्स, लिपिड 25 से 30%, आरएनए 0.5% एंड डीएनए जो होता है वो आरएनए से कम होता है। डीएनए आरएनए के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में होता है। कहने का मतलब आरएनए और जो डीएनए का रेशियो होता है उसमें आरएनए ज्यादा होता है एंड डीएनए कम होता है। यही सेम प्रोकैरियोटिक में भी होता है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में भी आरएनए का रेशियो ज्यादा होता है, डीएनए का रेशियो कम होता है। हम देख भी चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आरएनए एंड डीएनए का जो रेशियो है, कि आरएनए का रेशियो इसका ज्यादा होता है, डीएनए का रेशियो कम होता है। एंड यूकैरियोटिक में डीएनए एंड आरएनए का रेशियो 1 होता है, इसका 2:1 होता है प्रोकैरियोट में। इसमें ऐसे ही आरएनए का रेशियो माइटोकॉन्ड्रिया में कम, आरएनए कम होता है, आरएनए ज्यादा होता है डीएनए के अकॉर्डिंग। अब इसमें होता है आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? 50% प्रोटीन एंड 50% फॉस्फोलिपिड की। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड ही, ओनली फॉस्फोलिपिड पाई जाती है, जिससे उस फॉस्फोलिपिड को हम कार्डियोलिपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलिपिन। क्या कहते हैं? कार्डियोलिपिन कहते हैं। फॉस्फोलिपिड को क्या कहते हैं? कार्डियोलिपिन। अभी हम आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इस सब को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कंपोजिशन ये हो गया। स्ट्रक्चर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो गई।
एंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन हो गया एंड इसकी हिस्ट्री हो गई। अब हम इसका देखते हैं कि क्या फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? एटीपी सिंथेसिस F1 में। F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वहां पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एटीपी सिंथेसिस होती है जहाँ पे ईटीएस साइकिल इन्वॉल्व होती है। ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ऑक्सीडेशन किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ग्लाइकोलिसिस ये हमारी होती है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में होती है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स साइकिल ये हमारा होता है मैट्रिक्स में। किसमें? मैट्रिक्स में। और ईटीएस जो होती है, ईटीएस हमारी होती है पेरी कॉन्ड्रियल स्पेस में, जिसमें इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इसके क्या क्या फंक्शन है? पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी का सिंथेसिस करना, इसमें क्रेब्स साइकिल भी होती है, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल, ये आपकी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं, हमने पहला जो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है। ये हमने पढ़ा है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। 50% लिपिड एंड 50% प्रोटीन। ये क्या होती है? ये परमिएबल होती है, ध्यान रखिएगा, परमिएबल होती है। कैसी होती है? परमिएबल होती है। इसमें पोरेंस पाए जाते हैं। पोरेंस स्ट्रक्चर में आपको मैं बता दे रहा हूं। ये जैसे हमारी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोरेंस। पोरेन ये क्या करते हैं? ये जो पोरेंस पाए जाते हैं, पोरेंस हमारा चैनल प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? चैनल। क्या करवाते हैं? चैनल प्रोवाइड करवाते हैं, रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं। किसके लिए? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है प्रोटीन का स्थानांतरण करने के लिए, प्रोटीन का जो प्रोटीन ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, कि मतलब जो साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में जो प्रोटीन है उसका यदि उसे हमें पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाना है तो उसके लिए जो चैनल प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है पोरेंस। पोरेंस पाया जाता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन में। ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। परमिएबल होने की वजह से जो इसका पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये बीच का जो स्पेस है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ का पीएच एंड जो साइटोप्लाज्म का जो ऑर्गेनेल्स के बाहर का जो पीएच है साइटोसोल का, उसका पीएच, दोनों का पीएच सेम होता है। कैसे? क्योंकि ये परमिएबल होती है, ना कि सेमी परमिएबल, ना कि सिलेक्टिव परमिएबल। तो यहाँ का जो पीएच होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे पीएच ज्यादा होगा तो यहाँ के एच आयन यहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ के एच आयन यहाँ मूव कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों का पीएच सेम ही रहता है। और वो वे भी यहाँ पे रहता है, पथवे भी मिल जाता है चैनल मूव करने के लिए पोरेंस का। इसलिए यहाँ का जो पीएच है और जो साइटोसोल का पीएच है पेरिकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोल, दोनों का पीएच क्या होता है? सिमिलर रहता है।
ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल होती है, समझिएगा, इम्परमिएबल होती है। यूजुअली क्या होती है? ये इम्परमिएबल होती है। ये ओनली कार्डियोलिपिन से बनी होती है। किससे? कार्डियोलिपिन, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया। कार्डियोलिपिन ये एक फास्फोलिपिड है, कार्डियोलिपिन से बनी होती है। कार्डियोलिपिन एक मार्कर का भी वर्क करता है, हमारा मार्कर, कि इसको डिसाइड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किसकी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। कार्डियोलिपिन किसका वर्क करती है? मार्कर का भी वर्क करती है। और जो इनर मेम्ब्रेन ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। एंड क्रिस्टी में क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल्स। क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल्स। ये हमारा ऐसे संरचना होती है F1 पार्टिकल्स की। F1 पार्टिकल्स में इसे हम कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं, इतने एरिया को कहते हैं F0 या FO भी आप कह सकते हैं। इसे कहते हैं F1। इसे कहते हैं F1। तो जो हमारा F1 पार्टिकल्स है उसे हम F0 या F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। F0 पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स, इसी को ऑक्सीसोम। ये किसका वर्क करता है? एटीपी सिंथेटेज। इसमें एटीपी सिंथेसिस होती है। तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एटीपी सिंथेटेज। ये मैं बता चुका है। इनर मेम्ब्रेन हो गई क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनर मेम्ब्रेन से जो बनती है। F1 पार्टिकल्स हमने देख लिया। इसके बाद हमारा आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा? सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। 70S राइबोसोम। कौन सा? 70S राइबोसोम। एंड जो मैट्रिक्स में जो आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S 55S का कितने का? 55S का राइबोसोम पाया जाता है। 55S का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्रेब्स साइकिल होती है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में 55S का राइबोसोम पाया जाता है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। इसके बाद आपका मैट्रिक्स हो गया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी। अब आता है पेरी कॉन्ड्रियल स्पेस। पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, ये आप जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस होता है उसे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, ये इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनिक स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनिक स्पेस, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ। वैसे तो ओरिजिन की बात की जाए तो इसमें देखा जाता है कि कई वैज्ञानिकों का मत है कि वो कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है
वो गोल्जी बॉडी या न्यूक्लियोलस रीजन या ईआर, इनसे वो बताते हैं कि गोल्जी बॉडी से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या न्यूक्लियस रीजन से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ है। एंड कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स होगा या प्री माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, उससे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ होगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन की बात की जाती है, तो ओरिजिन में कई सारे वैज्ञानिकों का बहुत अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि वो सब के बाद एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो एक्सेप्टेड है, जो प्रूव करती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल से उसका ओरिजिन हुआ है। क्या प्रूव करती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से। तो हम जानते हैं कि इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है। इंडोसिम्बायोटिक मतलब क्या है कि सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा? सिम्बायोटिक, एक टर्म आपको दिख रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में? सिम्बायोटिक किसके बीच में? प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखते हैं, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। क्या होता है? इवोल्यूशन के टाइम क्या होता है कि इवोल्यूशन के टाइम ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, आप लोग भी जानते हैं एनर्जी फॉर्मेशन, क्योंकि कोई वन सेल होती है ओनली, एनर्जी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जीसी रेशियो भी ज़्यादा, जीसी कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ एनर्जी फॉर्मेशन जब ज़्यादा हो रही थी तो क्या किया यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया। ठीक है, क्या किया? इंगल्फ कर लिया। क्या किया? इंगल्फ किया। इंगल्फ मीन्स निगलना, निगल लिया। क्या कर लिया? निगल लिया, उसे खा लिया। कहने का मतलब अपने अंदर ले लिया, उसे निगल लिया, इंगल्फ कर लिया। किसने? यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद क्या होता है? ये सेल है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं। क्या आते हैं? स्ट्रक्चरल क्या, कौन से चेंजेज आते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं जिसमें क्या होता है कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन पाए। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जब स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगे तो वो ऐसे चेंजेज आएंगे जिससे यूकैरियोट को सेल को नुकसान ना हो एंड खुद उसे प्रोकैरियोट सेल को भी नुकसान ना हो। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होने के बाद यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इसको ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा प्रोकैरियोटिक, जिससे यूकैरियोटिक को फायदा होता है एंड यूकैरियोटिक इसे स्पेस देता है, किसके लिए? रहने के लिए, या स्पेस प्रदान करवाता है जिससे ये अन्य एडवर्स कंडीशन से प्रोकैरियोटिक बच सके, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जल्दी डैमेज होती है, जल्दी
खत्म होने के चांस होते हैं, क्योंकि सिंगल सेल्स एंड अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल को स्पेस देती है एंड यूकैरियोटिक सेल उससे एनर्जी लेती है। दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है, और ये दोनों के बीच रिलेशनशिप होने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रियन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और इसमें कुछ कैरेक्टर भी दिखने लगते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों का मत है, वैज्ञानिकों की जो ये थ्योरी थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो कैरेक्टर हैं वो प्रोकैरियोटिक से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम देखेंगे अभी, जो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है हमें कि इसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग, देख लेते हैं, हम समझते हैं लिखकर। इसमें ये हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में भी होता है। आपने देखा 70S का राइबोसोम, 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है। जीसी कंटेंट माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होता है, इसमें भी ज़्यादा होता है। अब जीसी कंटेंट कैसे इसमें ज़्यादा होता है, आप देखते होंगे क्रेब साइकिल में जीटीपी का निर्माण होता है प्रोसेस में, तो इसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी कंटेंट ज़्यादा होता ही है, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा हम देखेंगे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसमें होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। बाइनरी फिजन के द्वारा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अपने को न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, न्यू प्रोजेनी माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलप करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में भी यही होता है, बाइनरी फिजन होता है। ये कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग लाइक बैक्टीरिया एंड डिवीजन बाय बाइनरी फिजन एंड डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन, एंड इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड राइबोसोम, 70S का राइबोसोम। ये सब जो कैरेक्टर हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टर हैं, और ये किससे मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। जीसी रिच मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें भी जीसी रिच साइटोप्लाज्म होता है हमारा। इनर मेम्ब्रेन वेरी सिमिलर टू बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जैसा ही होता है इनर मेम्ब्रेन। एंड हमारा इसमें ट्रांसलेशन इनहिबिटर होते हैं। ये क्या होते हैं, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा आरएनए से प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, आरएनए से प्रोटीन, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकने वाले, प्रक्रिया को रोकने वाले कुछ एंटीबायोटिक होते हैं। क्या एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। सेम टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल, ये प्रोकैरियोटिक में सेम एंटीबायोटिक इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनहिबिट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ है। चलिए ठीक है, हमने डिस्कस किया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसका इंट्रोडक्शन, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जाना है। अब अगला हमारा कौन सा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स रहेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करूंगा। यदि आपको वीडियो और जो वीडियो का कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।